A very warm welcome to all to our wellness medium, the Utthan. Today is the second session of our new series, Karmic Laws. Today we have Sister Kavita with us. Let me take you all to her profile. She's qualified BA LLB from Punjab University in 1991. She came in contact with Brahma Kumaris in 1984, and while studying in law college, she dedicated her life to Prajapita Brahmakumari's Ishwarya Vishwavidyalaya to serve the humanity by teaching spirituality. Now she is senior Raj Yoga teacher in Brahma Kumaris at Chandigarh. She led several national awareness campaigns and has delivered effective speeches in national conferences on self-empowerment held at Mount Abu. Didi, welcome. I request you to take over the session. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। जी, मेरी आवाज क्लियर सुन रही है सभी को? Yes. ये मुझे संगीता बहन ने बताया कि आप सभी जिंदल इंडस्ट्रीज ग्रुप के हैं और बहुत सारी चीजें जो कि हमारे परफॉर्मेंस में फर्क डालती हैं, अक्सर करके हम वो सोचते हैं और स्ट्रेस की और इसी की बातें करते हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी सीरीज, एक अच्छा टॉपिक तैयार किया है और सोचा है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है जो स्ट्रेस है वो भी तो किन्हीं कारणों से है ना। और वो कारण क्या हो सकते हैं ये हम सोचते नहीं हैं। कारण कुछ डीप रूटेड कॉज होते हैं, वो हमारे ध्यान में नहीं आते। हम लोग सोचते हैं कि हमारे कुछ संस्कार ऐसे हैं जो डीप रूटेड संस्कार हैं, वो संस्कार चेंज कर लें तो शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन वो संस्कार चेंज करने का अर्थ ये हुआ कि जब भी हम इस तरह की फीलिंग के साथ बैठते हैं कि हमारे अंदर चेंज आना चाहिए, हमारे अंदर चेंज आना चाहिए, वो चेंज क्यों नहीं आ रहा है इसके बारे में ना दूसरे कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। और जब प्रॉब्लम अपनी है और दूसरों को ब्लेम करना, ये सबसे खतरनाक बात है। ये वैसे ही है जैसे दूसरों से डिमांड करना, मेरा सिर दर्द हो रहा है सब लोग चुप हो जाओ। क्योंकि सिर दर्द आपका है तो पहले से आपके कार्मिक अकाउंट की वजह से है, और सब लोग चुप हो जाएं, सब लोग मदद करें, उसके अंदर सब लोग सहयोग दें। आप सोचिए, जितनों से हम सहयोग लेते हैं, मदद लेते हैं, उतने हमारे कार्मिक अकाउंट और ज्यादा बनते हैं, चाहे अच्छे बनते हैं। मदद दी है, आप मदद देंगे उनको, अच्छे ही बनते हैं। लेकिन उस अच्छे में एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं और एक्सपेक्टेशंस हमें परेशान करती हैं। बहुत सारी चीजें आज हम देखेंगे जो कि अपने अंदर के कारण को समझने के लिए जरूरी है। अंदर का कारण क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। क्या हुआ, एक बार यहाँ कोर्स करने के लिए एक बिजनेसमैन आए। बहुत छोटा सा बिजनेस उन्होंने शुरू किया था और थोड़ा सा अच्छा हो गया था। बहुत इकोनॉमी वाले, बचत करने वाले, पहले बहुत छोटी सी दुकान लगाते थे। तो वो दिवाली से कुछ 12-15 दिन पहले एक लॉटरी की टिकट लेकर आए और वो लॉटरी की टिकट मेरे हाथ में पकड़ाई और मुझे कहते हैं कि आप इस टिकट को हाथ में पकड़िए, आशीर्वाद दीजिए, इसको दृष्टि दीजिए। तो मैंने पूछा इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि फिर इसका रिजल्ट ये होगा कि इसको आशीर्वाद मिल जाएगा टिकट को, तो मेरा लकी ड्रॉ जरूर निकलेगा। तो मैंने कहा इससे पहले आपने कितनी बार खरीदा है ऐसे लॉटरी का टिकट? तो उन्होंने कहा 3 दिवाली में पहले लिया था भाई, बम्पर प्राइज ये वो, काफी अच्छा सा वो हैंडसम सी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना सभी। तो मैंने 3 बार पहले लिया है और ये चौथी बार मैंने खरीदा है।
तो मैंने अगेन क्वेश्चन किया उस भाई से, तो 3 बार पहले कोई लकी ड्रॉ निकला, 3 में से कोई एक बार भी? तो हंसने लगा, कहता नहीं निकला। तो मैंने उनको बताया कि देखो भाई, 3 बार आपने पहले ट्राई किया, कितने की टिकट ली? 100 रुपए की, और चौथी बार अब लिया है, और इससे एक्सपेक्ट कितना करते हो, कम से कम कितना आना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए की टिकट से 1 लाख भी निकल आए तो अच्छी बात है, 1 लाख भी कम थोड़ी है, तो 1 लाख भी हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा ये मुश्किल काम है, 1 लाख रुपए आपको 100 रुपए में मिल जाए, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता नहीं है। आशीर्वाद मांगने आया था, तो मैंने कहा देखो, एक छोटी सी कर्म फिलॉसफी है, क्या आपने कभी 1,000 लोगों को 100-100 रुपए बांटे थे? वो कहता मुझे तो नहीं लगता बांटे होंगे कभी, इस जन्म में भी नहीं बांटे, तो पिछले जन्म में तो पैसे और भी कम थे लोगों के पास, तो पिछले जन्म में भी नहीं बांटे होंगे। 55 उनकी एज थी अब भी। तो जब आपने 1,000 लोगों को 100-100 रुपए बांटे नहीं कभी, तो ये जो 1 लाख रुपए हैं ये आपके पास आएंगे कहाँ से? जब 1,000 लोग 100-100 रुपए की लकी ड्रॉ की टिकट्स खरीदेंगे, समझ गए ना आप मेरा पॉइंट? सब अच्छे बिजनेस में जुड़े हुए हैं। नेचुरली जब 1,000 लोग 100-100 रुपए की टिकट लेंगे, तब आपका 1 लाख इकट्ठा होगा, और बाय लक आपका नाम उस स्लिप में आ जाएगा और आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो किन्होंने इकट्ठे किए? वो 1 लाख रुपए आए कहाँ से? 1,000 लोगों ने दिया ना। तो उसने कहा हाँ, होता तो ऐसा ही है लकी ड्रॉ में। तो जब आपने 1,000 लोगों को 100-100 रुपए कभी दिए ही नहीं, तो आपके पास कहाँ से आएंगे? ये चौथा 100 का नोट है जो आपका गया, आपको ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए की लॉटरी निकल सकती है। वो हंसने लगा। अगर आपको लकीली 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल आई, हो सकता है जाने अनजाने आपने किसी की मदद की हो और अचानक ऐसा लक खुल गया, आपको 1 लाख रुपए मिल गए। इसके बाद पता है क्या होगा? आप ये जो 1 साल में एक लकी ड्रॉ की टिकट ले रहे हैं ना, इसके बाद आप हर वीक लेना शुरू कर देंगे। हो सकता है वीक में 2 बार भी लेने लग जाए। 1 लाख रुपए आ गए, तो मात्र 100-100 रुपए की तो टिकट लेनी है, फिर चांस ले लेते हैं, फिर चांस ले लेते हैं, आपको ऐसा लगेगा। और आप तब तक 100-100 रुपए की टिकट लेते रहेंगे, जब तक वही 1 लाख वापस उन 1,000 लोगों को नहीं चला जाता जहां से वो आया है। ये एक्चुअली कर्म सिद्धांत है। हमें कुछ भी चीज बाय लक, ऐसे ही, यूं ही, अचानक, अकस्मात, ऐसा कभी नहीं होता। सरप्राइजिंगली ऐसा कभी नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है। इस सारे के पीछे बहुत गहरी कर्म फिलॉसफी काम कर रही है। ये हमें आदत पड़ गई है, अच्छी बात है, जो हम किस्मत को, भगवान को इस चीज का क्रेडिट दे देते हैं, या गुरुजन को, या बड़ों के आशीर्वाद को, मम्मी पापा को, इनको हम क्रेडिट दे देते हैं। दिस इज गुड थिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कलेक्टिव होता ही है ना। अगर एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया, एक्सीडेंट हुआ, उससे किसी को चोट लग गई और वो मारा गया, अब एक व्यक्ति ने, ए ने बी को मार दिया, दोनों का कार्मिक अकाउंट समझो सेटल हो गया, राइट? उसने उसको मारा होगा, उसने उसको मार दिया, स्कूटर से मारा या गाड़ी से मारा, जैसे भी था। लेकिन जो ए ने बी को मारा, तो बी के घर वाले, परिवार वाले सब परेशान हुए, रोए, दुखी हुए, और ए के परिवार वाले डर गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये कोई पुलिस केस कर दे, ये कर दे, और वो उसको बचाने में, छुपाने में लग गए। दिस इज अगेन कार्मिक अकाउंट। ये बी के परिवार वाले रो क्यों रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं? कि जब इस बी ने ए को नुकसान पहुंचाया था, तो इसके परिवार वाले, घर वाले लगभग वही थे।
रिलेशन का नाम बदल गया था, बस कुछ और रिलेशन होगा, दोस्त होंगे, साथी होंगे, कुछ और रिलेशन का नाम कुछ और था। आत्माएं वही थी उसके आसपास, और वो उसको बचाने में, सिक्योर करने में लग गई थी। जब उसने गलती की थी बी ने, तो बी के रिश्तेदार संबंधी उसको सिक्योर कर रहे थे, वही रिश्तेदार संबंधी बनकर आ गए। अब ए के रिश्तेदार संबंधी उसको सिक्योर करने में लगे हुए हैं, इसका कुछ नुकसान ना हो जाए। तो इसीलिए जब उसको चोट पहुंची तो वो दुखी थे, जब इसको चोट पहुंची तो उसके साथ वो भी दुखी होंगे। जितना उन्होंने इसको बचाने में मदद की थी, उतना वो दुखी भी होते रहेंगे। हम सब समाज में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। कर्म सिद्धांत ये कहता है, कोई भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ भी हम छुप के नहीं कर सकते, कुछ भी छिपता नहीं है। कोई भी ना देखे, कभी कोई ना देखे, आपको लगता हम बचे रहे, लेकिन यहाँ आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, और इस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आपको अगला जन्म, रिश्तेदार, संबंधी, लोग, साथी, वातावरण, शहर, ये वैसे ही मिलता है ना। अब आप लोग जिस शहर में हैं वही शहर में क्यों रह रहे हैं, है ना, लंदन में क्यों नहीं, चंडीगढ़ में क्यों नहीं। इस तरह से वही लोग आपको मिल रहे हैं, वही साथी मिल रहे हैं, जिनके साथ कर्मों का हिसाब किताब है। एक अरबपति, अरबोपति व्यक्ति, उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का लक देखिए कि वो प्रिंस की तरह पाला जा रहा है, और उस बच्चे के आने से ऑलरेडी वो मल्टी मल्टी मिलियनेयर है। उसके पास और धन आ गया, और भी उसका बिजनेस नया शुरू हो गया, और 2 फैक्ट्री नई लग गई जब से वो बच्चा पैदा हुआ। वो क्या कह रहा है, बच्चा मेरे लिए बहुत लकी है। और बच्चे का लक देखिए, वो एक रॉयल प्रिंस की तरह उसकी पालना हो रही है। कौन है वो बच्चा? बच्चा कौन है? वो बच्चा आत्मा है, और वो आत्मा है जिसने इस मल्टी मिलियनेयर को इतना धन कमाने में हेल्प की हुई है। और अब वो आराम से, जितना उसने उसको दिया था, हेल्प की थी, उतना आराम से वो कंज्यूम करने के लिए, लेने के लिए, खाने के लिए, उसका सुख लेने के लिए वो आ गया उसके पास। और वो सुख लेगा, कम से कम 26-27 साल की उम्र तक जरूर सुख लेगा। ये हिसाब किताब बना हुआ है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। किसी को देखकर हम मुस्कुराते हैं, और किसी को देखकर हम कह देते हैं, इसको देखते ही ना मेरा मूड खराब हो गया, इसको देखते ही मेरा मन खराब हो जाता है, मेरा दिन खराब हो जाएगा आज। किसी को देखकर हम ऐसा बोलते हैं। जिसको देखकर मन खराब हो जाएगा वो कोई आपको गालियां नहीं दे रहा है, और जिसको देखते आप मुस्कुराने का दिल करता है, उससे मिलने को दिल करता है, उससे बात करने को दिल करता है, वो कुछ धन फाइनेंस नहीं दे रहा, कुछ चुटकुले नहीं सुना रहा आपको। इसीलिए सोचने की जरूरत है कि किसी को मिलके अच्छा लग रहा है, किसी को मिलकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसके पीछे राज क्या है? कौन है वो आत्मा जिसको देखने भर से अच्छा लग रहा आपको, और किसी को देखना भी अच्छा नहीं लग रहा? क्या कारण है इसके पीछे? तो हम कुछ चीजें इस तरह की समझेंगे, महसूस करेंगे कि हमारे अंदर वो चीजें, वो बातें इजी हो जाए। इस तरह से हम करेंगे। हम सभी जानते हैं हमारा सोचना भी मीनिंग रखता है। आप क्या सोच रहे हैं, ये चीज भी मीनिंग रखती है। किसी विपत्ति में, परिस्थिति में भी अच्छा सोच पाना, लोग कहते हैं मोती दान किए होंगे, ये उसका रिजल्ट है। प्रॉब्लम में लोग सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, टेंशन हो जाती है तो लोग सिर्फ अपना अपना फायदा सोचते हैं। ऐसी विपत्ति के टाइम भी आप दूसरों का भला सोच पाते हैं, और आप ठीक रख पाते हैं अपने आप को। इट मीन्स
कि आपके हाथ में कुछ चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कुछ चीजें हैं आपका सोचना, योर थॉट सिस्टम, सिर्फ वही आपके कंट्रोल में है। पड़ोसी, लोग, मौसम, ऑफिस का वातावरण, सरकार की नीतियां, बाहर का वायुमंडल और वातावरण, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी कुछ पॉलिसीज चेंज करती है, दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल, हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से मौसम बदलता है, अभी गर्मी है, अचानक बरसात हो जाएगी, बरसात के बाद ठंड बढ़ जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। पड़ोसी आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इस तरह बहुत सारी चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपका कहना मानते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, पहले से ही सोच के रखना चाहिए। वो आपके सामने बहस भी कर सकते हैं, कहना नहीं भी मानेंगे, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे, परेशानी खड़ी हो जाएगी। उन बच्चों की शादी होगी तो घर में कोई बहू आएगी या दामाद आएगा, वो कैसी नेचर के होंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। सबसे अच्छा तरीका है खुश रहने का, क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब हम दे देकर पूरा करते हैं। हमेशा ही ऐसा होता है कि हमें देना और चुकाना पड़ता है, तभी वो पूरा होता है। तो इसलिए हम सभी इस बात पर अटेंशन देंगे कि देना है तो देना क्या है। हम सोचते हैं कि देना है तो देना क्या है, और किसी से लेने की उम्मीद तो रखनी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले लिया हुआ वापस कर रहे हैं। अब कितने क्वेश्चंस इस बात पर उठते हैं, जैसे पिछली बार संगीता बहन ने आपसे बात की थी, ये कसूर किसी का भी है या रिजल्ट कुछ भी आता है तो एक ब्लेम गेम की आदत पड़ जाती है हमको। इसकी वजह से मेरा कैरियर खराब हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। असल में कोई किसी की वजह नहीं होता है, लोगों को आदत होती है। आम घरों में जब शादियां होती है ना, तो शादी कराने वाला कोई बीच में होता है, तो उसे हम बिचौलिया बोलते हैं, है ना। अक्सर सुनते हैं कि फलां फलां बीच में होकर मैरिज अरेंज कराई, तो उसे हम कहते हैं बिचौलिया। लेकिन होता क्या है कि अगर शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, या सक्सेसफुल मीन्स कि आपस में ना बनना, और सक्सेस क्या होगा शादी में ना, तो बहस होती है, आपस में बनती नहीं है, इस तरह का रिजल्ट जब देखते हैं तो फिर क्या होता है देखने में कि सारी जिंदगी जिसने बीच में शादी कराई थी ना, उसी को गालियां देते रहते हैं। वो बिचौलिया बेचारा मारा जाता है। अब तो बड़ा खुश होता है, सब जगह उसको पूछा जाता है, कुछ स्पेशल उसके शगन होते हैं वो भी दिए जाते हैं उसको। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दो एक्टर एक जैसी एक्टिंग नहीं कर सकते, दो एक्टर एक दूसरे के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर सकते। तो पति पत्नी दो अलग अलग एक्टर हैं, तो वो एक जैसी एक्टिंग कैसे करेंगे। जहां आपकी जॉब लगी है तो आपके ऊपर भी कोई है, आपके नीचे भी सबॉर्डिनेट्स हैं, बॉस और आप एक जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते, एक जैसा रोल आपका नहीं होगा। आपकी हर बात सबॉर्डिनेट को एकदम ठीक समझ में आए, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो आप जितना ही समझदार होता तो वो आपकी सीट पर होता, तो फिर वो आपका सबॉर्डिनेट, नीचे हेल्पर या असिस्टेंट क्यों होता। तो इसलिए कोई भी दो एक्टर एक जैसी एक्टिंग नहीं करेंगे। कर्म सिद्धांत के अनुसार अगर हम खुश रहना चाहते हैं, हमें अपने सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ाना होता है नो क्वेश्चंस, मेरे साथ ऐसा क्यों,
इसने ऐसा क्यों किया, मुझे ही ये सब क्यों मिला, मुझे ऐसा पति ऐसे बच्चे क्यों मिले। नो क्वेश्चंस, ये सब आपकी कमाई है। मेरी एक फ्रेंड की शादी हो गई थी, तो हम सब उस वक्त तक छोटे थे, छोटे माना कुंवारे थे सबकी सब लड़कियां, क्योंकि उसकी थोड़ा जल्दी हो गई थी, वो प्लेयर भी थी, और ग्रेजुएशन करते ही शादी होगी, ग्रेजुएशन के बीच में ही उनकी एंगेजमेंट्स हो गई थे, एंगेजमेंट हो गई थी। अब जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसकी शादी हुई, और वो लड़की बास्केटबॉल प्लेयर थी, लड़का फुटबॉल प्लेयर था, दोनों बहुत हेल्दी थे, सुंदर थे, स्मार्ट थे, एकदम फिट थे वो। अब इतने अच्छा वो कपल, और बहुत खुशमिजाज थे, बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, हालांकि अरेंज्ड मैरिज थी फिर भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हम सब मिलने गए, खुशी जाहिर की हमने और कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। एक साल बाद, एक या साल या कुछ 15 महीने बाद उनके घर में एक बच्चा आया। वो बच्चे का जन्मदिन की उन्होंने कोई बहुत खुशी नहीं मनाई, मतलब चुपचाप रहे, क्योंकि वो बीमार था, ऐसा सुनने में आया कि बच्चा बीमार है। 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, इतने सबको खबर नहीं फैलाई गई। जब बच्चा 3 मंथ्स का हो गया तो लगा शायद थोड़ा सा ठीक हो गया होगा, तो उन्होंने 3 मंथ्स के बाद, जैसे जैसे लोगों को कहीं कहीं से पता चल रहा है, तो कुछ कुछ अफवाहें साथ में, रूमर्स हैं साथ में, तो उनको लगा क्यों, क्या बात है, बेटा हुआ है फिर भी बात छुपा क्यों रहे हैं, बताते क्यों नहीं, ये वो काफी कुछ लगा। तो ऐसे रूमर्स फैलने लगे, तो उन्होंने 3 महीने बाद एक बड़ी सी पार्टी अरेंज कर दी, सबको बुलाने, दिखाने, बताने के लिए। अच्छी सी फीस्ट थी, तो उसमें हम सब फ्रेंड्स फिर गई। सब आगे कुछ कुछ पढ़ रही थी, है ना, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं लॉ कर रही थी, ऐसे सब कुछ कुछ करने लग गए थे। तो हम सब बड़े खुशी से इकट्ठे हुए फिर से। तो उस लड़की को देखा, उसके हस्बैंड को देखा, देवर स्टिल स्मार्ट, अभी साल सवा साल ही तो हुआ था शादी को, बड़े बहुत खिले हुए चेहरे, अच्छे। 3 महीने उनको लगे इस बात में कि जो घटना घटी है उसमें भी वो खुश रहे और खिले रहे, इस बात की तैयारी उन्होंने पिछले 1 महीने में की। 2 महीने वो दोनों लगभग डिप्रेशन में थे। कारण थोड़ी देर में समझ में आया, जब हम उसके बच्चे को देखने गए, तो वैसे ही पूछते रहे बच्चे का नाम क्या है, ये कहा, तो उन्होंने कहा मोहित नाम रखा है। तो जब उसको देखने गए तो देख के कुछ लड़कियों की तो चीख निकल गई। अब मैं मालूम नहीं क्या है। तो वो बिल्कुल छोटा सा, एक हाथ जितना, मुश्किल से 9 इंच का, 3 महीने बाद भी 9 या 10 इंच का बच्चा था। वेट उसका 1 किलो भी नहीं होगा शायद, पता नहीं कितना था। तो बिल्कुल काला काला सा, और उसका जो छोटा सा सिर था उसके पीछे एक और सिर निकला हुआ था, सिर जैसा ही कुछ बड़ा सा, जितना सिर था उतने ही साइज का कुछ ट्यूमर जैसा निकला हुआ था। और उसने इन 3 महीनों में, उस जमाने में, ये बात शायद 89 की है, 89 में उसने उस वक्त बहुत सा धन खर्च करवाया। 1989 में 1 लाख रुपया भी बहुत मीनिंग रखता था। तो लगभग 1 लाख रुपया उन्होंने तरह तरह के डॉक्टर्स पे खर्च करवाया उस बच्चे ने। और उसके उस पार्टी के 3 दिन बाद पार्टी में सबको दिखा दिया भी जो है ये है। तो जैसे बड़ा सा मेंढक होता है वो इस तरह का था। तो बिल्कुल पतली पतली उसकी उंगलियां, पतली क्या, बहुत ही पतली उंगलियां थी, ऐसे इतना सा था बस वो, डरावना सा था, देखने में उसको डर लगे इस तरह का था। तो उस फीस्ट के 3 दिन बाद वो बच्चा चला गया। पहले भी बेचारे दुखी थे, 2 महीने, महीना भर उन्होंने कई जगह काउंसलिंग ली, ये ली, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हुई उन दोनों की, पति पत्नी की, तो थोड़ा उन्होंने अपने आप को संभाला। और वो इस बात के लिए रेडी थे कि अब ये जिएगा नहीं, बच्चा जीने वाला नहीं है। बहुत से इलाज हो चुके थे उनके, पर वो बच्चा नहीं जिएगा, वो इसके लिए रेडी थे। 3 दिन बाद वो चला गया। कितने डॉक्टर्स के साथ हिसाब किताब था, कितनों का उसने दिलवाना था पैसा, कितना उसने कष्ट देना था, है ना, जब तक वो गर्भ में था, जब वो आया दुनिया में,
जितना उसने मेंटल टॉर्चर किया उन दोनों को, मालूम नहीं उसके साथ कितना हिसाब किताब बना हुआ था। ये सब कुछ उसको दिया हुआ था जो वो वापस देकर चला गया। अभी तो कुछ नहीं बोला उसने, अभी तो वो कुछ नहीं कर रहा था, अभी तो वो एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। वो मोने उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी थी, तो उस एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ, उसकी खूब खातिरदारी हुई, उसका खूब ध्यान रखा गया, लव एंड केयर बहुत दिया गया, उसके बावजूद भी वो बचा नहीं। तो ये सब कुछ उस आत्मा को उन सब ने मिलकर दिया था, वो उन सबको वापस कर गया और वो चला गया। इसको कहते हैं डीप कर्म फिलॉसफी। अब इस बात के पीछे चाहे सारी रात रोते रहो, दिन रात रोते रहो, दोनों स्वस्थ सुंदर, उनके ऐसी संतान क्यों पैदा हुई, क्यों क्यों का कोई आंसर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, इसका कोई आंसर नहीं है ना, क्योंकि ये अपने ही कर्मों का रिजल्ट है। माँ बाप दोनों इंटेलिजेंट, हेल्दी एंड फिट, बच्चा मेंटली रिटार्डेड, इसका कोई आंसर नहीं। मेरे साथी को इतनी सैलरी मिल रही है, इतना सुख मिल रहा है, जबकि वो चीटर भी है, जबकि वो बहुत ओवर क्लेवर भी है। मैं ज्यादा सिंसियर हूँ, ज्यादा अच्छा काम करता हूँ, मेरी सैलरी भी कम है, मुझसे काम भी ज्यादा लिया जा रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है। ये आपके आगे के कर्म, आगे की रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है। बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती हैं, जो आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है, जो मेरे मन में भी क्वेश्चन उठता था कि मान लिया जो हमें मिल रहा है ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, मेरे मुझे अपने कर्मों का रिजल्ट मिल रहा है, अच्छी शक्ल सूरत, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी सैलरी, अच्छी जगह नौकरी, अच्छा शहर, अच्छे मम्मी पापा, ये सब कुछ आपको जो मिला के द्वारा मिला, जिस लेवल का मिला, इट्स गुड, आपका रिजल्ट है। लेकिन हम अभी पिछला दिया हुआ खा रहे हैं, या हम नया बना रहे हैं, हम कुछ नया कर्म बना रहे हैं, या हम पिछला दिया हुआ ही ले रहे हैं, इसका कैसे पता चलेगा? सोचा होगा कभी आपने, कैसे मालूम पड़ेगा इसका? आपके माइंड में हो सकता आंसर भी आ रहे हो। ये ऑनलाइन बड़ा एक तरफा सा होता है, अगर बोलने लग जाए सब इकट्ठा बोले तो भी क्योस हो जाता है। चलो बाद में हो सकता है कोई छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर होंगे। 40 मिनट के पीरियड में कितना हो सकता है, ये बहुत विशाल टॉपिक है। तो इसके पीछे एक पहचान है, इसका एक तरीका है, इसकी पहचान ये है, कोई भी कर्म करने के बाद अगर आपको बहुत पश्चाताप हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, तो इसका मतलब आपने नया किया है। ये कोई कर्म करके आप ओवर ज्वाइड हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं उस करने को और अच्छा लग रहा है आपको, तो वो नया कर्म है। और कुछ भी करके, बहुत अच्छा करके भी आप जरा सिंपल फील कर रहे हैं, चलो अच्छा हुआ हो गया, लाइट फील कर रहे हैं, ये आपने पिछला उतार दिया। एक व्यक्ति से 20 गालियां खा के भी आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, ठीक है बेचारी, अपने आप कोई वैसे इतने आप सहनशील है नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा आपको लगा नहीं, तो ये आपने अभी पिछला ही चुकता किया है। अभी नया कमाया है, उसका बहुत ज्यादा दुख पश्चाताप टेंशन आपको होगी। और जितना दुख पश्चाताप टेंशन, मान लो मैंने एक किसी को थप्पड़ मार दिया, अब वो जो थप्पड़ मारा, उसकी इंसल्ट फील हुई, उसको इंसल्ट की और थप्पड़ मारा, तो जो उसको मन को जो तकलीफ हुआ इंसल्ट फील होने का, जो उसके मन को तकलीफ हुआ, उसने कुछ नहीं बोला, कोई रिएक्ट नहीं किया, वो चला गया। उसके बाद मुझे इतनी तकलीफ हुई, हाय बेचारा इतना सीधा सा आदमी, नो रिएक्शन वाज देयर, उसने कुछ कहा भी नहीं कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा है, उसने ये भी नहीं पूछा। तो मुझे लगता है मुझे उसको नहीं मारना चाहिए था, इतनी गलती नहीं थी उसकी जिस पर मैं ओवर रिएक्ट कर गई। ये मुझे फील हुआ, मुझे पश्चाताप हुआ, मुझे दुख हुआ। तो जो मेरा पश्चाताप, दुख, टेंशन, या मुझे जो आत्मग्लानि हुई है,
रिग्रेट फील कर रही हूं मैं, वो रिपेंटेंस, वो आत्मग्लानि, वो सब कुछ है जो मैंने उसको मेंटल दुख दिया, वो 50% तो माफ हो जाएगा। मेरे रिग्रेट फील करने से, मेरे दुखी होने से, पश्चाताप करने से 50% वो कट हो जाएगा। माफी मांग लेने से, मन ही मन उससे माफी मांगी, भगवान से माफी मांगी, लेकिन 50% फिजिकल एक्शन इज देयर, थप्पड़ मारा है, वो वापस जरूर आएगा, वो कट नहीं होता है। आधा माफ हो सकता है, वो भी मेरे बहुत पश्चाताप दुखी होने से, मन वाला हिस्सा माफ हो जाएगा। जिस दिन वो व्यक्ति मुझे आधा मारेगा, फिजिकली मेरे पर थप्पड़ बरसाएगा, थप्पड़ मारेगा, उस दिन मुझे मन वाला दुख नहीं होगा। या तो मेरी स्थिति बहुत ऊंची होगी तो मुझे लगेगा चलो मैंने कभी मारा होगा, इसने मार दिया, या उससे ऐसे मारा जाएगा जैसे कुछ हुआ नहीं, लाइक भीड़ में जाते हुए अचानक उसका थप्पड़ लग गया मुझे और हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम भीड़ में जा रहे हैं, किसको देखें किसने मारा, इस तरह से भीड़ में लग जाएगा। या दो लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में भी मार दिया तो मेरी अपनी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग उसको समझाने लग जाएंगे भाई तुमने इतनी अच्छी साध्वी को क्यों मारा, जबकि मैंने ही मारा, वही वापिस आया है। लेकिन क्योंकि मैं मन का दुख भोग चुकी हूं तो मेरा मन दुखी नहीं होगा उसमें। तो ये विशेषता है। 20 साल 25 साल हम परिवारों में, घरों में देखते थे कि मदर इन लॉ बड़ी हावी रहती है, सास गुस्सा करती है, डांटती है, बोलती है, और वो चुपचाप सुनती रहती है। 20 25 साल आराम से सहन कर लेती है, हिसाब किताब पूरा होता जा रहा है, पूरा होता जा रहा है। उसको कईयों ने राय दी भाई तुम अच्छा कमा रही हो, बच्चे तुम्हारे बड़े हो रहे हैं, हस्बैंड को समझाओ, तुम अलग हो जाओ, अलग दूर रहना शुरू कर दो। और वो बहुत अच्छी बॉटनी की प्रोफेसर, जो उनकी बहू है, शादी हुए 22 साल हो गए, 22 साल से वो सहन कर रही है। वो क्या कर रही है एक्चुअली, अगर उसने 50,000 अब्यूजेस, गालियां, टॉन्टिंग, गलत बातें 50,000 की क्वांटिटी में सुननी है, तो जब तक वो 50,000 नहीं हो जाती वो वहां से दूर जाएगी नहीं। जब वो दूर जाने का सोचती, उसका हस्बैंड या कोई और बातें उसको समझा देता, देखो चंडीगढ़ जैसे शहर में इतनी आलीशान कोठी में रह रहे हो, हमारी इतनी औकात नहीं है, हम जितना भी कमाते हैं अलग जाके एक फ्लैट छोटा सा किराए पर ले सकते हैं बस। ये नहीं अच्छे टाइम पर माता पिता ने ले ली थी कोठी तो क्या हो गया, कोई आने मिलने आता है, देखता है ना इतनी आलीशान कोठी में रह रहे हैं, तो क्या हो गया, दो चार बातें सुन लेते हैं, तो कितना टाइम तो बाहर होती हो तुम, फिर क्या हो गया, तो 8 9 घंटे तो घर से बाहर ही होती हो। वो इतनी परेशान होती क्योंकि ये वो लोग ये समझ नहीं रहे होते कि हम कर्मों का हिसाब किताब चुकाने में लगे हुए हैं, इसीलिए रोकते भी हैं, दुखी भी होते हैं, इंसल्ट भी फील करते हैं। इससे जितना इजीली कट होना चाहिए वो कट नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा लिंगर ऑन होता है, थोड़ा थोड़ा लटकता जाता है, लेकिन फिर भी चुका रही है। और जिस दिन उसकी वो 50,000 गालियां पूरी हो जाएंगी ना, उस दिन चेंज आना शुरू हो जाएगा, इतना लंबा टाइम सहन करते करते। या फिर कुछ और तरीका बन जाएगा हिसाब किताब चुकता होने का, या एक दिन बर्स्ट आउट हो जाएगा, बस मैं और सहन नहीं कर सकती। अरे भाई जब 25 साल सहन कर लिया तो 26वें साल में क्या प्रॉब्लम है, तब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए टॉलरेट करने की। 25 साल हो गए सहन करते हुए, तो क्या बुरा हो गया 26th ईयर में। 26th ईयर भी उतना ही नॉर्मल कटना चाहिए, लेकिन अब चेंज आना है। अब उन्होंने अपने आप कुछ ना कुछ सेपरेट होना है, तो कोई कारण बनेगा, या गुस्सा कारण बनेगा, या उनकी कोई बहस, या कोई मतभेद, या कुछ और बात, तो कोई कारण बनेगा। अब इसके बाद उनका हिसाब किताब पूरा होने वाला है। बहुत सारे घरों में ऐसे किस्से दिखते हैं, ऑफिसेज में दिखते हैं। वही ना ट्रांसफर होगी, ना डिपार्टमेंट चेंज होगा, वही रहेंगे, वही बॉस रहेगा, वही तंग करने वाला सबॉर्डिनेट रहेगा। और जिस दिन आपका हिसाब किताब पूरा होना होगा ना, दे देकर चुकाया जाता है।
उस दिन आप आराम से अलग हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो दूसरा तरीका संतुष्टि का लेवल बढ़ाने का, अगर कर्जा लेने वाले 2 लाख रुपए लेने वाले घर में बैठे हैं, आप सिर्फ 400-500 रुपए की खुशी इज्जत कमाकर लाए हैं, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में आते वो आपसे छीन लेते हैं, आपकी खुशी खत्म कर देते हैं, टॉन्टिंग करके, गालियां देके। तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, इनकम जनरेट करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। इनकम बढ़ेगी दुआएं लेने से, ब्लेसिंग्स लेने से, शांत रहने से, माफ कर देने से। जेल में भी आधी सजा कम हो जाती है जब अच्छा बिहेवियर देखते हैं वो, तो समझो वो जेल है। आपके बहुत अच्छे बिहेवियर से पनिशमेंट कम हो सकती है। ये भी कर्म सिद्धांत है। इसको इस तरह से ट्राई करके देखें, आपको खुद अच्छा लगेगा कि जितना आप खुशी से देते जाएंगे हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। दाना पानी, चीजें, मिलना, बिहेवियर, संबंध, संपर्क, जिससे कर्जा चुकाना है वो कर्जा चुका दीजिए। संतान का चुकाते हैं ना, 26-23 साल तक खूब उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पैसा देंगे, खर्च करेंगे, विदेश भेज देंगे, उसके बाद वो फोन करना ही बंद कर देता है, आपका फोन पिक करना बंद कर देता है। समझ जाइए, हिसाब किताब पूरा हो गया। इतना ही उसका देना था, आपने दे दिया। अब आप खींच खींच कर उससे लेना चाहते हैं अटेंशन, लव, केयर, रिस्पेक्ट, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। फिर दुखी होते रहेंगे, वो देगा नहीं, क्योंकि लेना पूरा हो गया उसका। तो कर्म सिद्धांत में हल्का रहने का ये तरीका है कि हम दे देकर पूरा करें, दुआएं कमाने की कोशिश करें, ब्लेसिंग्स देना भी, ब्लेसिंग्स लेना है। कोई आपसे कैसा भी बिहेव करे तो भी आप दुआएं दें, इससे आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको लगता है वो कलीग तंग करने वाला है, तो उसके लिए कोई षड्यंत्र ना सोचे, कुछ खुराफात मन में ना आने दे, बल्कि उसको इनोसेंटली ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दे। आपकी दुआओं का, शुभ भावनाओं का, गुड विशेष का फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो उसको वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस तक जरूर पहुंचेगी। ये बिल्कुल आजमाया हुआ सत्य है, और धीरे धीरे अकाउंट सेटल हो जाएगा। ठीक है जी, टाइम इतना ही दिया गया था। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। Thank you, Didi. uh, thank you for sharing the knowledge in today's session. We will definitely work on the lessons which you have shared us today. Thank you, everybody, for attending the session and listening carefully. Om Shanti, everybody.